गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है विद्युत विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में अत्यधिक हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी का होना किसको प्रदर्शित करती? आवेश को प्रदर्शित करती। जैसे कि कोई भी वस्तु है, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो बाहर से। दोनों केस में वस्तु को क्या बोलेंगे? आवेशित वस्तु। अब हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश में क्या होता है? इसमें प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता होती है। कोई भी जैसे वस्तु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो इसमें क्या हो जाएगी? प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक आवेश। दूसरा है ऋणात्मक आवेश। इसमें क्या होता है? प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता। जैसे कि वस्तु है कोई और इसमें हमने बाहर से किसी भी विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया, तो क्या हो गया कि इसमें प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इसको कौन सी वस्तु बोलेंगे? ऋणात्मक आवेश। अब हम पढ़ेंगे एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसको कंबाइंड रूप में हम बोलेंगे कूलाम। जैसे कि अगर हम विद्युत धारा में पढ़ेंगे, विद्युत धारा का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से हम क्यू को लिख सकते हैं, आई इंटू टी। अब आई का मात्रक होता है एम्पियर और टी समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो हम आवेश का मात्रक लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। अब हम देखेंगे विमेय सूत्र। विमेय सूत्र होता है ए इंटू टी। अब आई विद्युत धारा का जो विमेय सूत्र होता है ए, एंड टी समय का जो विमेय सूत्र होता है वो टी, तो इसको हम कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं ए इंटू टी। अब हम प्रैक्टिकल यूनिट देखेंगे आवेश की। तो आवेश की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है एम्पियर इंटू घंटा, जो कि किसके इक्वल होती है? 3600 कूलाम के इक्वल होती है। दूसरा मात्रक है फेराडे। अब फेराडे किसके इक्वल होता है? 96500 कूलाम के इक्वल होता है। अब एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मिलिकन। उसने महत्तम समावर्ती विधि द्वारा आवेश का क्वांटा खोजा गया और इसका मान किसके बराबर बताया? इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे क्वांटा से मतलब है कि किसी भी आवेशित वस्तु में आवेश का सबसे छोटा मान कितना हो सकता है, तो वो किसके बराबर बताया? इलेक्ट्रॉन के बराबर बताया। इलेक्ट्रॉन के आवेश है उसके बराबर बताया। अब हम पढ़ेंगे आवेश के विशिष्ट गुण, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी की आवेश एक अदिश राशि है और ये इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को प्रदर्शित करता है। यानी कि आवेश को सिंपल हम बीजगणित नियम से इसका योग कर सकते हैं और इसकी कोई दिशा नहीं होती। दूसरा है कि आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। यदि एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दूसरी वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ये कौन सा नियम है? आवेश को स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबंध होता है। द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता, जबकि द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी वस्तु है जब आवेशित कब होगी? जब उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे। अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन हम निकाल भी नहीं सकते और ऐड भी नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबंध होता है। किसी वस्तु को आवेशित करते समय उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु आवेशित कैसे होगी? या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाए? 9.1 इंटू 10⁻31। ये किसका मास होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास। सपोज दैट हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। जब वस्तु को धनावेशित करते हैं तब उसका द्रव्यमान घट जाता है। जैसा कि कोई भी ये वस्तु है, अब ये धनावेशित कब होगी? जब इनमें से हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
उतना मास उस वस्तु से घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। जब वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब वस्तु ऋणावेशित कब होती है, जब उस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर से ऐड करते हैं। तो इसमें कितना द्रव्यमान बढ़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन का मास हमने ऐड किया उतना द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु को जब ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक आवेश है प्लस और दूसरा भी आवेश कौन सा है, धनावेश। तो ये दोनों आवेश सेम प्रकृति के, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। एक आवेश है हमारे पास प्लस यानी कि धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकृति के हैं। अब नेक्स्ट है आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जिसमें सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की एक मूल इकाई ई द्वारा दर्शाया जाता है, उसके पूर्ण गुणज है। सपोज दैट किसी वस्तु पर आवेश है Q, तो इस Q की वैल्यू क्या होगी, एक मूल इकाई होते E और ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसके क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं। और जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, पूर्णांक होगी। अब हमें कोई कह दे कि हम n की वैल्यू 1.5 क्यों नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब है कि किसी वस्तु पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, डेड इलेक्ट्रॉन। तो डेड इलेक्ट्रॉन में हम आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी निकाल नहीं सकते, या तो हम एक निकाल सकते हैं या फिर दो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है। अब ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा है, Q = n × E। अब यहाँ पे n क्या है, कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। ये n की वैल्यू डेसिमल में कभी नहीं हो सकती। अब प्रोटॉन पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होते हैं, लेकिन इसका साइन है वो अपोजिट होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 एंड प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19। अब नेक्स्ट है कि आवेश क्या होता है, संरक्षित है, मतलब आवेश किसी विलगित निकाय में समय के सापेक्ष कुल आवेश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि पृथक पृथक आवेश को परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरी, आवेश एक अपरिवर्तनीय राशि है। आवेश का मान निर्देश संदर्भ पर निर्भर नहीं करता, अर्थात आवेशित वस्तु को वेग बदलने पर इसका आवेश है वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि त्वरित आवेश क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब किसी भी वस्तु का वेग 0 है तो वो केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और किसी भी वस्तु का वेग कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो वेग है वो समय के साथ बदल नहीं रहा, तो वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अब कोई भी वस्तु है, इसका वेग क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वेग है समय के साथ या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, उसके साथ साथ क्या उत्पन्न करेगा, ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आवेशन की विधियाँ। उसमें पहली विधि है कि घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि उचित पदार्थों को रगड़ने या घर्षण से उत्पन्न विद्युत को क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। उचित पदार्थों को जब रगड़ा जाता है तो विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, और इनमें से एक पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है उसको क्या बोलता है, धनावेशित, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, ऋणावेशित। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक वस्तु है, वस्तु ए, और दूसरी वस्तु है बी। इनके बीच में हमने घर्षण करवाया, तो घर्षण करवाने से क्या हो गया, वस्तु ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और किस में चले गए, बी में चले गए। तो जो वस्तु ए से जो इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसकी वजह से वस्तु ए पे कौन सा आवेश आ जाएगा,
धनावेश, और जो वस्तु बी जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। अब दूसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेश, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें क्या करते हैं कि किसी भी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में किए बिना उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न करते हैं, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसकी विधि को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना में वस्तु ए जब अनावेशित वस्तु बी के पास लाई जाती है तो दोनों के संपर्क के बिना आवेशित वस्तु बी में वस्तु ए के निकट वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि दोनों वस्तु संपर्क में नहीं लाई जाती, अतः ए के आवेश में कोई कमी नहीं आती। ये हम प्रेरण को डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक चालक गोले को एक अचालक स्टैंड पर रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक धनावेशित कांच की छड़ को गोले के निकट ले जाते हैं। तो छड़ के पास वाले गोलीय पृष्ठ पर क्या हो जाता है, आवेश प्रेरित हो जाता है। कौन सा आवेश प्रेरित हो जाता है, ऋणावेश प्रेरित हो जाता है, क्योंकि जो धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आकर्षित करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छड़ ए का धनात्मक आवेश गोले बी के मुक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। इस प्रकार गोले बी का छड़ ए के पास वाला पृष्ठ ऋणावेशित और दूसरा क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब गोले बी को पृथ्वी से संबंधित कर देते, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से इसको पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। तो उसका समस्त धनावेश जो यहाँ से धनावेश से उपस्थित था वो किस में चल जाता है, पृथ्वी में चल जाता है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन आकर गोले के धनावेश को उदासीन बना देते हैं। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे उपस्थित धनावेश को क्या कर देते हैं, उदासीन बना देते। इस प्रकार गोले बी पर ए के पास वाला ऋणावेश क्या करता है, रह जाता है। उसके बाद अब गोले बी को पृथ्वी से संपर्क हटा देते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, पृथ्वी से जो संपर्क था वो हटा दिया, तो ऋणावेश ए के निकट वाले भाग पर ही रहता है। अब जब कांच की छड़ को हटा देते हैं तो गोले बी का ऋणावेश पूरे पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही हमने पृथ्वी से संपर्क हटाया और जो कांच की छड़ है उसको भी हटा दिया, तो ये पूरा जो ऋणावेश है वो गोले के ऊपर फैल जाता है। यदि गोले बी को प्रेरण द्वारा धनावेशित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कांच की छड़ है वो ऋणावेश लानी पड़ेगी और सेम प्रोसेस हमें दोबारा फॉलो करने पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, गोले पर धनावेश आ जाएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल है कि किसी वस्तु पर 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम का धनावेश है, तो बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। तो हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश कब होगा, जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। अब दिया गया क्या है कि जो किसी वस्तु पर आवेश है वो कितना है, 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। अब हमें ज्ञात करना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कि हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि Q = n इंटू ई। अब n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Q/E, और Q क्या है, किसी वस्तु पर कितना आवेश है, और E क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। अब यहाँ से Q की वैल्यू हमने पुट कर दी 6.4 इंटू 10⁻17 और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19। अब यहाँ से दशमलव से दशमलव उठा देंगे तो ये 16 का भाग 64 में कितनी बार गया, 4 बार, और ये 19 ऊपर हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +19। 19 - 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻2। तो ये जो है 4 इंटू 10⁻2। तो हम कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 400 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। उसके बाद एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।